हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही होगी। डेली करंट अफेयर वीडियो तो आप देखते ही होंगे, साथ की साथ क्विज़ेस भी लगाते होंगे, मॉक्स भी देते होंगे, पीडीएफ से भी पढ़ते होंगे, ये उम्मीद मैं कर रही हूँ। तो जो रातों को कोशिश में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। तो अपनी रातें, अपने दिन कोशिश में लगा दीजिए और इतनी कोशिश कीजिए कि आपके सपने पूरे हो जाएं, आपके सपनों को उड़ान मिले। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत मैं कर रही हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है किसके बारे में? मिथुन के बारे में। ठीक है, मिथुन जिसे कैटल ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, हिल्स का कैटल भी कहा जाता है बेसिकली, वो स्टेट एनिमल है इनमें से किन दो स्टेट्स का? ठीक है, तो वो स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। किसका स्टेट एनिमल है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। अभी हुआ क्या है ना, FSSAI ने जो FSSAI है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मिथुन को, क्या कह के? फूड एनिमल की कैटेगरी जो है वो कह के रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने मिथुन को कुछ जानवर, कुछ एनिमल जैसे मुर्गी होती है, ठीक है, ऐसे ये भी मिथुन जो है वो काउ लाइक एनिमल है, नॉट अ काउ। कुछ फीचर्स काउ के हैं, कुछ अदर उसके, तो काउ लाइक एनिमल है। इसको FSSAI ने क्या रिकॉग्नाइज किया है? इन्होंने कहा है इट इज़ अ फूड एनिमल और इसकी सूची में इन्होंने डाला है। इसके लिए बेसिकली एक ऐप भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अंतिरा ऐप। इसमें रजिस्टर करके बेसिकली जो फार्मर्स हैं, मिथुन फार्मर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? इसको बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ठीक है, बाय और सेल कर सकते हैं ताकि जो उनका बिज़नेस है वो ग्रो हो और एक सूटेबल, एक सही प्राइस पे बाय और सेल कर पाए। वो बेसिकली जो मैं बता रही थी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मिथुन को एज फूड एनिमल। ठीक है, एक फूड एनिमल क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। एनिमल जो रेफर करता है, जो एनिमल स्पीशीज़ जो रेज होती है और यूटिलाइज होती है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, लोगों के खाने के लिए एज अ फूड। तो इस कैटेगरी में कैटल, पोल्ट्री, पिग्स और अब मिथुन भी आ गया है। ठीक है, नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्राइबल, यू कैन से इंडिजीनियस एनिमल्स हैं जिनको जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ थी। ठीक, अगर मिथुन डे की बात करें, पूछ ले कि पहला मिथुन डे कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 1 सितंबर 2023 को। ठीक है, पहला मिथुन डे 1 सितंबर 2023 को किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। ठीक है, इंडियन ICAR के द्वारा। ठीक है, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा मिथुन डे जो मनाया गया, नेशनल डे जो मनाया गया 1 सितंबर 2023 को मनाया गया। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट पे चल सकते हैं हम, है ना। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेम द स्टेट दैट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस बेसिकली स्टेट ने लॉन्च की है और यू कैन से इंट्रोड्यूस की है? तो ये इंट्रोड्यूस की गई है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। ठीक है, इससे पहले एक योजना और आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोग उसके थ्रू बेनिफिट नहीं ले पाए। बेसिकली क्या हुआ था ना, जो सेंसस था उसके थ्रू ये लोग 2011 वाले सेंसस के थ्रू देख रहे थे कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। PM वाली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए कौन एलिजिबल होगा, तो वो इस सेंसस के अकॉर्डिंग देख रहे थे। अभी तो इतने साल हो गए 2011 के बाद, तो अभी तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई। तो जिन लोगों को इसमें बेनिफिट नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में, उनको अब मुख्यमंत्री ग्रामीण
आवास न्याय योजना में उनको बेसिकली वो लोग भी बेनिफिट किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना लाई गई है ताकि असिस्टेंट प्रोवाइड हो सके घर बनाने में। आवास है, आवास का मतलब आपका निवास स्थान, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस स्कीम को समझने में, ठीक है। असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, पैसे दिए जाते हैं घर बनाने के लिए। जो भी बेनिफिशरीज, जो भी लोग इस योजना के तहत आते हैं, मतलब जो भी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्राइटेरिया होता है, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करोगे तो आप पर्टिकुलर किसी भी योजना का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। तो जो भी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं उन लोगों को 1,30,000 और 1,20,000 पर फैमिली दिया जाता है, ठीक है। कैटेगरी है हिली एंड इनएक्सेसिबल एरियाज़ की और एक प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में बेसिकली दे हैव 1,20,000, ठीक है। तो ये कुछ था। अब मैंने जो बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके वो जो सर्वे था, जो इकोनॉमिक सर्वे था 2011 का, उसके बेसिस पे थी। तो जो इन लोगों को इस स्कीम में जिन लोगों को नहीं मिला बेनिफिट, अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे अपना घर ताकि लोग बना सकें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है। आगे चलें, आगे देखें किस बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस ने वो बन गई हैं पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जापानीज एपरल ब्रांड यूनिक्लो। अच्छा, पूछ रहा है कि कौन से ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री हैं जो पहली भारतीय बन गई हैं, ठीक है, पहली ऐसी भारतीय हैं जो इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बन गई हो जापानीज एपरल ब्रांड यूनिको। अच्छा, ये ब्रांड है किसका? क्लोथिंग ब्रांड है, बेसिकली जापान का क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है। तो ये बनी है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ बन गई हैं जो जापानीज एपरल ब्रांड यूनिक्लो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ये जो इतिहाद एयरवेज है यूएई का, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। कौन? कैटरीना कैफ। जो यूनिक्लो है जापानीज़ ब्रांड, इन्होंने अपना स्टोर भारत में 2019 में खोला था और बेसिकली ये इनके लाइफ वियर कैटेगरी रेंज को प्रमोट करेंगी, उसका प्रचार करेंगी कैटरीना कैफ, ठीक है। ब्रांड, जापानीज़ ब्रांड का नाम याद रखना, कब स्टोर खुला था, ठीक, और कैटरीना कैफ और किस की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो इतिहाद एयरवेज यूएई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि बोल रहे स्टेटमेंट को कंसीडर करो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अच्छा CSIR के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इनकरेक्ट वन बतानी है। ये चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, पता है ना आपको। तो CSIR कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, चलो पहले स्टेटमेंट्स ही देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। बिल्कुल गलत, क्योंकि PM होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है प्रेसिडेंट, ये PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं जो प्रेसिडेंट की तरह वर्क करते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मैंने पहले ही बता दिया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। इस साल 80th फाउंडेशन डे बना है, नहीं, इस साल 82nd फाउंडेशन डे बना है, ठीक है। हाँ, 82nd फाउंडेशन डे बना है, 80th नहीं बना। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड। इनकरेक्ट पूछिए इसने, ठीक है। इनकरेक्ट हैं पहली और तीसरी, डी आंसर होगा। जल्दी जल्दी में करेक्ट इनकरेक्ट गलती मत करना। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट 1 और 3rd होगी, ठीक है ना। देखो, CSIR का फाउंडेशन डे 26 सितंबर 2023 को 82nd फाउंडेशन डे मनाया है इन्होंने। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एड्रेस किया है और प्रेजेंट किए थे इन्होंने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। CSIR द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। 45 साल तक के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ये दिया जाता है।
ठीक है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं आप बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे एक बैरियर है कि इतने साल से ज़्यादा के लोगों को नहीं दिया जाता। तो 45 साल तक के जो लोग होते हैं 45 ईयर्स तक के, उनको ही शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये वर्क ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर करती है, पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, 37 नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ हैं इसके अंदर, 39 आउटरीच सेंटर हैं, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है, 3 यूनिट्स हैं और पूरे इंडिया में है। CSIR की अगर हम बात करें, सेंटर्स पूरे इंडिया में हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया, आई होप क्लियर होंगी चीज़ें, हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु विल बी कन्फर्ड विद 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करेंगे अभी हम, कब शुरू हुआ, किसकी याद में मनाया जाता है, वो तो सबको पता ही होगा, दादा साहब फाल्के की। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ कब शुरू हुआ ये अवार्ड, तो ये अवार्ड 1969 में शुरू किया गया। अभी किसको मिला, अभी मिला वहीदा रहमान जी को। वहीदा रहमान जी को पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिले हैं। पद्मश्री कब मिला है, 1972 में मिला है। ठीक है, अवार्ड की बात की थी तो 1969 में शुरू हुआ। और अगर वहीदा रहमान जी की बात करें तो उन्हें पद्मश्री, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से मैं आपको 2 मेन बता रही हूँ। ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण। अभी अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे भी बता दूंगी। ठीक है, बट पद्मश्री और पद्म भूषण जो उन्हें मिला है, पद्मश्री उन्हें 1972 में मिला है और पद्म भूषण उन्हें 2011 में मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड मेन है, वहीदा रहमान जी को मिले हैं। जो नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं इन्हें, अभी दादा साहब फाल्के मिला है। ठीक, अच्छा 2021 का मिला है इन्हें ये। ठीक है, जो 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये 2021 का इन्हें मिला है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। तो अगर हम दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, जैसे आप सब जानते हो, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है दादा साहब फाल्के को याद करके, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है उसको डायरेक्ट किया था 1913 में, पहली फिल्म थी ये। ठीक है, भारतीय सिनेमा की। और नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी वो की गई थी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो आती है। बेसिकली जो बहुत ही उम्दा जिनका रोल रहा होता है सिनेमा में। ठीक है, काफ़ी वर्षों तक उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत फिल्म्स की होती हैं और बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया होता है, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ठीक, इसमें एक स्वर्ण कमल होता है। ठीक है, गोल्डन लोटस के फॉर्म में मेडल काइंड ऑफ होता है, मेडलियन होता है, शॉल होती है और 10 लाख का कैश प्राइज होता है। ठीक है, पहले रिसिपिएंट जो थे, पहले सबसे पहले किसको मिला था, देविका रानी को मिला था 1969 में, जब ये शुरू हुआ था तभी मिला था। बट जब वो शुरू हुआ था ना, तब 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में इन्हें दादा साहब फाल्के मिला था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछता है कि पहला दादा साहब फाल्के किसको मिला। देविका रानी सबको आंसर याद भी हो गया होगा, किस सन में स्टार्ट हुआ, 1969, बहुत लोगों को याद हो चुका होगा। वो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कौन से उसमें मिला था, तो 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, देविका रानी को। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वहीदा रहमान पे आते हैं। वहीदा रहमान को ये अपनी जो उनकी अचीवमेंट है पूरी लाइफ की, जितना भी उन्होंने काम किया है, इतना अच्छे से जो काम किया है उसके लिए उन्हें बेसिकली मिला है 53rd रिसिपिएंट हैं। जैसे था कि 53rd दादा फाल्के अवार्ड किसको मिला, क्वेश्चन में भी 8वीं फीमेल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो, और 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में इनको दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जैसे मैंने बताया था, काफ़ी दशकों से ये काम कर रही हैं। ओवर 5 decades शी हैज़ वर्कड। ठीक है, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है इन्हें। गाइड जो 1965 में आई थी और नीलकमल 1968 में, उन दोनों के लिए इन्हें
फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेशनल अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 1971 में, और जैसे मैंने बताया पद्मश्री और पद्म भूषण तो मैंने आपको बता ही दिया 1972 एंड 2011। ठीक है, वहीदा रहमान के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। दादा साहब फाल्के से अगर स्टैटिक का क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो भी अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई हो, नहीं आई हो आप कमेंट करके बताओ, मुझे पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आई, तो ऑब्वियसली मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। ठीक है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, पूछ रहा है किस कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE के साथ एक MOU साइन किया है, क्या करने के लिए? ताकि वो एम्पावर कर सके इंडियन स्टूडेंट्स को और एजुकेटर्स को। किस में? AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड में, डाटा सिक्योरिटी में, इन सब में वो सशक्त बना सके भारतीय बच्चों को और एजुकेटर्स को। तो ये जो MOU साइन किया है ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली इंडियन एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए और हेल्प करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, डेटा सिक्योरिटी हो गई, इन सब में एफिशिएंट बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दे विल बी गिविंग एजुकेशन। ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे। राइट, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेटेड विद अमेजॉन इंडिया? किस मिनिस्ट्री ने, ठीक है, अमेजॉन इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ और लर्निंग लिंक फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है, लॉन्च किया है फेज़ 2 ऑफ किसका? अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। फेज़ 2 ऑफ अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो अभी कोलैबोरेट लॉन्च हुआ है। ठीक है, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का जो फेज़ 2 है जो अभी लॉन्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अमेजॉन इंडिया और लर्निंग लिंक फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। फेज़ 2 अभी हुआ है, फेज़ 1 कब हुआ था? फेज़ 1 2022 में हुआ है। ठीक है, फेज़ 1 की अगर मैं बात करूं तो फेज़ 1 हुआ था 2022 में। ठीक, देखो, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, इन्होंने फेज़ 2 लॉन्च किया है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का। ठीक है, इन 54 एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल्स, किसमें? 54 एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल्स में इन्होंने बेसिकली फेज़ 2 लॉन्च किया है, जो आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में स्थित हैं ये 54 स्कूल। ठीक है, फेज़ 2 एडवांस में बताएगा ब्लॉक प्रोग्रामिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ब्लॉक प्रोग्रामिंग को, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब ये एडवांस में बताएगा। फेज़ 1 में क्या था? फेज़ 1 में बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताया गया था बच्चों को, 6 से 8 ग्रेड के बच्चों को, आई थिंक। हाँ, देखो मेंशन भी है 6 to 8 स्टैंडर्ड्स के ग्रेड के बच्चों को 2022 में ये शुरू हुआ था, और 7000 से ज़्यादा बच्चे बेसिकली 6ठी से जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं उन्हें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक जो प्रोग्रामिंग ब्लॉक मॉड्यूल्स बताए जाते हैं, बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, वो बताई गई थी। अभी फेज़ 2 में क्या बताया गया? एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग बताई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फेज़ 1 समझ में आया, 2022 में बेसिक पे बात हुई थी। फेज़ 2 अभी 2023 में, और एडवांस बेसिकली एडवांस एक तरह से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। स्टेट्स कौन सी हैं? उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स याद रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री याद रखना, ट्राइबल अफेयर्स। राइट, आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं। चलो, किस कंट्री ने, विच कंट्री हैज़ टॉप 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स? तो ये
जो टॉप किया है वो इंडिया ने किया है। जी हाँ, इंडिया ने अभी टॉप किया है इस इंडेक्स में। किसमें? 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। अगर इस इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली चैनालिसिस एक क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। ठीक है, चौथा एनुअल ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया है इन्होंने। इंडिया ने अभी टॉप किया है। इससे पहले इंडिया 2022 में चौथे रैंक पे था, 22 में चौथे रैंक पे और अभी पहले रैंक पे। तो 3 रैंक क्या किया, ऊपर आया इंडिया। ठीक है, बेटर हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे आया। इंडिया के बाद है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया के बाद वियतनाम। पूछ ले थर्ड नंबर पे कौन है तो वियतनाम, सेकंड पे कौन है तो नाइजीरिया, फर्स्ट पे इंडिया है ही। ठीक है, क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 5 बेसिकली 5 चीज़ों से, 5 सब इंडेक्सेस से बना होता है। अब ये 5 सब इंडेक्सेस कौन है? देखो, ये कभी नहीं बताया जाता। क्वेश्चन क्या बताया जाता है कि किसने टॉप किया, इंडिया ने टॉप किया और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इससे ही फिर क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आपको नहीं फिर एग्ज़ाम में स्ट्राइक होते। तो अभी जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको डिटेल में देखो, पढ़ो, समझो। ठीक है, पूछ ले अगर सब इंडेक्सेस तो सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू पहला, रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस तीसरा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वैल्यू तीसरा, रिटेल डेफी वैल्यू चौथा और पीयर टू पीयर एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम पांचवा। ये 5 सब इंडेक्सेस से मिलकर ये लोग दैट इज चैनलिसा जो क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है, ये ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स को लाइक बनाती हैं और इन्हीं के बेसिस पे जो कंट्रीज़ हैं वो रैंक होती हैं। ठीक है, तो अगर 5 सब टॉपिक्स ऑप्शन 5 सब इंडेक्सेस को बोल दे, क्वेश्चन ऐसा बना दे कि इनमें से कौन सा सब इंडेक्स नहीं है। ठीक है, किसका? क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स का इनमें से कौन सा सब इंडेक्स नहीं है। तो 5 में से एक मान लो कुछ भी दे दे तो आपको 5 याद होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं। क्वेश्चन स्टैटिक इसी फॉर्म में ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट क्या है? 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में। ठीक है, 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। डेथ एनिवर्सरी किसकी है? जिसने वैक्सीन बनाई थी। किसने बनाई थी? लुइस पास्चर ने। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लुइस पास्चर ने इनकी वैक्सीन बनाई थी। पहली बार ये डे रेबीज़ डे कब मनाया गया था? 2007 में मनाया गया था। 2007 में 28 सितंबर 2007 को पहली बार वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया गया था। थीम क्या थी? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? अभी क्या थीम है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। थीम याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान थीम है, कोई इसमें बहुत बड़ी थीम नहीं है। ठीक है, तो ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल थीम है किसकी? वर्ल्ड रेबीज़ डे की 2007 में पहली बार मनाया गया। ठीक है, वैक्सीन की खोज किसने की थी? किसने डेवलप की थी रेबीज़ की वैक्सीन? लुइस पास्चर ने। कौन थे ये? ये थे फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, बेसिकली रेबीज़ बीमारी के अगेंस्ट जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस डे को मनाते हैं ताकि लोग बच सकें इस बीमारी से। ठीक है, डे मैंने बता दिया, थीम भी मैंने बता दिया, और ये 17th वर्ल्ड रेबीज़ डे था, 17वां वर्ल्ड रेबीज़ डे था। ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल ये थीम थी। ठीक है, 2007 में पहली बार मनाया गया था। आगे चलें, अगले पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड? किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला? तो ये मिला माता अमृता नंदा मई देवी जी को। ठीक है,
इनके बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली स्पिरिचुअल रीडर हैं, जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं वो लोग, ठीक है, उन्हें स्पिरिचुअल कहा जाता है। तो ये एक स्पिरिचुअल जानी मानी स्पिरिचुअल लीडर हैं, माता, जिन्हें अम्मा के नाम से भी इनके जो चाहने वाले हैं लोग, जो इन्हें प्यार करते हैं, वो अम्मा के नाम से भी बुलाते हैं। तो माता अमृता नंदामयी देवी, इन्हें बेसिकली मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, जो कि दिया गया है बोस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट द्वारा फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन, ठीक है। लीडरशिप एंड इनोवेशन कैटेगरी में इन्हें बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा, ये याद रखना ज़रूरी है, बोस्टन ग्लोबल फोरम पूछ लेता है किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, एंड माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट के द्वारा। She has been recognized for her remarkable contribution to the global peace, peace, spirituality और compassion। मतलब वो ग्लोबल दुनिया में अपनी शांति प्रिय होने, स्पिरिचुअल होने और कंपैसिव मतलब कंपैशन के साथ जब कोई काम करता है, ठीक है, दृढ़ता के साथ, एक निश्चय के साथ, तो उस वे में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है कि शी इज़ सो गुड, शी इज़ सो पीसफुल, और वो सब जगह शांति का प्रचार करती हैं। तो इसीलिए इन्हें वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया। किसको? माता अमृता नंदामयी देवी जी को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में और करंट अफेयर लेके आएंगे, एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर नाउ।